ओके सर, जैसा कि आपने प्रीलिम्स के लिए काफी अच्छे तरीके से बता दिया, अगर वो कोई चीज फॉलो करता है बुक्स को और आपने जो चीज बताई है स्ट्रेटजी, तो उनका वो प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो सकता है। अब मैं चाहूंगा आप मेंस के लिए बताएं बुक लिस्ट और वो स्ट्रेटजी ये सब। ये इन सब चीजों का ध्यान रखो और एग्जाम को एक मतलब लाइटली आप लोगे, पार्ट ऑफ लाइफ लोगे तो आराम से हो जाएगा क्लियर। कोई उधर से इधर आने की जर्नी, कोई यहाँ से यहाँ आए हैं वो अपने जैसे ही लोग हैं। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी ढाणी में ही रहता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई तोफ खान लोग इधर आते हैं, अपने जैसे ही लोग आते हैं। अभी हमारे साथ है RS 2021 के टॉपर महेंद्र सिंह राजपुरोहित जी, जिन्होंने दूसरे प्रयास में रैंक 72 हासिल की है। स्वागत है सर आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू मोहित जी। हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे मोहित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे मोहित पर। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं सर के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ, जिसमें सर कवर करेंगे अपनी जर्नी को। सर प्लीज सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप हमारे दर्शकों को दें। जी, मोहित जी, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम महेंद्र सिंह राजपुरोहित है। मैं जैसलमेर ज़िले में, हमारा गांव है लखा, वहां से बिलोंग करता हूं। मेरी प्रारंभिक एजुकेशन 10वीं तक वहीं गांव की राजकीय माध्यमिक विद्यालय से हुई। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपनी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT, जो केंद्र सरकार के कॉलेज होते हैं, वहाँ से की मैंने। NIT जालंधर से बीटेक किया मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने 3 साल तक एज ए डेटा एनालिस्ट बेंगलोर में जॉब किया। 2018 के अंत में मैंने विचार किया कि मुझे RAS एग्ज़ाम देना चाहिए। हालांकि थोड़ी सी रुचि पहले से थी, पर फुली प्रिपेयर्ड मैं शायद उसी टाइम था। तो 2018 में मैंने एंड में कंपनी की जॉब छोड़ दी थी, जब मेरा प्रीलिम्स हो गया था 2018 का। होने के बाद छोड़ा। जी, वो मेरा पहला अटेम्प्ट था, उसमें 677 रैंक रही और कुछ अलॉटमेंट हुआ नहीं था। तो उसके तुरंत बाद दूसरी वैकेंसी RAS 2021 आ गई थी, तो उसमें लग गए और इस बार 72 रैंक है मेरी। और आप स्कूलिंग टाइम पे, कॉलेज टाइम पे कैसे स्टूडेंट थे? ब्रिलियंट थे या फिर नहीं थे? हाँ, मैं अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। स्कूल मैंने हिंदी माध्यम से भी, जबकि मैंने RAS का एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में दिया है। तो 10वीं तक तो गांव के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे, वहाँ भी मेरा ठीक परफॉर्मेंस रहता था। और कॉलेज में जाने के बाद JEE के थ्रू NIT में सिलेक्शन होता है। तो वहाँ जाने के बाद क्या है कि इंग्लिश में एजुकेशन होती है बीटेक की। 4 साल तक। तो वहाँ से मैंने अपने आप को इंग्लिश की तरफ ढालने की कोशिश की और मैं सक्सेसफुली 4 साल में सीख पाया। वहाँ कॉलेजेस में कई क्लब होते हैं, लिटरेरी क्लब, डिबेटिंग क्लब, उनसे मैं जुड़ा था, उसका हेड भी रहा। तो फाइनल ईयर तक आते आते मैं अच्छा खासा बोलना और लिखना सीख गया था। तो फिर जॉब में भी इंग्लिश चूंकि यूज होती थी, ज़्यादातर भारत की कंपनीज के क्लाइंट्स जो होते हैं, अमेरिकन या यूरोपियन क्लाइंट्स होते हैं जिससे आपको बात करनी होती है, तो उनसे कम्युनिकेशन से मैं सीख गया था। तो हाँ, पूरी जर्नी अच्छे स्टूडेंट्स की तरफ रही। हालांकि कॉलेज में तो इतना ब्रिलियंट तो नहीं था। बेसिक CGPA थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नॉलेज की स्ट्रीम की नॉलेज भी बहुत ही बेसिक थी। और मेरा चूंकि प्रोफाइल भी डेटा एनालिस्ट का हो गया, तो इसी को तो मैं शायद भूल ही गया। जी। ओके। और आपकी फैमिली में और कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है? हाँ, मेरी फैमिली में हम 4 भाई हैं। पापा जी गवर्नमेंट जॉब में थे, वो प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए। और मेरे 2 भाई गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं। और मैं अभी यहाँ पे हूँ। और एक भाई है जो राजस्थान हाई कोर्ट में एडवोकेट है, हालांकि वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। जी, हाई कोर्ट। ओके, यानी पूरी फैमिली गवर्नमेंट जॉब से भरी पड़ी है। हाँ, कह सकते हो। तो आप अब कहीं इसीलिए आपका मन तो नहीं बना RS के लिए? एक छोटा सा कारण ये भी था, बाकी तीनों भाई यहाँ पे नौकरी में थे, तो पापा भी कहते थे कि तू अकेला वहाँ क्या करेगा। हम्म। तो शायद फैमिली की छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो अपने को ड्राइव करती हैं किसी तरफ। क्योंकि अल्टीमेटली तो फैमिली किस हिसाब से है आपकी, और कहाँ पे आप रहना पसंद करते हो हम्म। फैमिली के साथ, उस हिसाब से आप डिसीजंस लेते हो, वो भी एक कारण था। ओके सर, आपके पहले प्रयास में प्रीलिम्स में कितने मार्क्स थे और मेंस में कितने मार्क्स थे? पहला प्रयास जो था 2018 वाला। हाँ। ठीक है, प्रीलिम्स तो ये तीसरा हो गया एक्चुअली, क्योंकि 2023 का भी प्रीलिम्स मैंने लिखा था रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए ऑफ कोर्स। पहले प्रीलिम्स में तो बहुत ही बेसिक मार्क्स थे। मैंने 1 महीने पढ़ाई की थी, बैंगलोर में मैं था तब। और मैंने बेसिकली वही सब्जेक्ट्स पढ़ी थी जो मेरे को प्रीलिम्स निकाल दे बस। हम्म। तो जैसे
अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे से 15-16 सवाल आते हैं, तो सर्वे कर लो। राजस्थान ज्योग्राफी के सवाल ऐसे आते हैं कि आप मैप बेस्ड थोड़ा पढ़ो तो हो सकते हैं, जैसे सिखवाल की एक मानचित्र बनी आती है, उससे राजस्थान ज्योग्राफी करो तो प्री के सवाल तो हो ही जाते हैं। उस हिसाब से मैंने वो कर लिया। साइंस टेक के सवाल कुछ बेसिक होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। राजस्थान में साइंस और टेक के सवाल कभी कोई सेंटर पूछ लिया, कभी कभी पूछ लिया सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, कभी पूछ लिया भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो ऐसे मैंने 2-3 पेज के नोट्स बनाए थे साइंस के, उसमें ही 2-4 सवाल हो गए थे। फिर जीके में स्पोर्ट्स के 3-4 सवाल आ जाते हैं। तो थोड़ा सा स्मार्टली यदि आप उसको एनालाइज करें तो मेरे 91 या 92 नंबर थे, अब तो काफ़ी समय हो गया उसको। तो थे कट ऑफ काफ़ी कम थी उस टाइम, शायद 76 या 78 ऐसी कुछ कट ऑफ थी। और 90 मेंस के मार्क्स क्या थे? मेंस के मार्क्स भी जस्ट अबव द कट ऑफ, 10 नंबर लगभग कट ऑफ से ऊपर थे। और इस 2021 बार 21 में 21 में काफ़ी बदलाव आ गया, क्योंकि अब मैं पूरी तरीके से जयपुर में आ गया था और पढ़ाई भी ठीक कर रहा था। कोचिंग से या सेल्फ से? मैंने सेल्फ स्टडी की है। टेस्ट सीरीज हालांकि मैंने कोचिंग्स की दी है, 2 कोचिंग्स की दी है, पर मेरी पढ़ाई सेल्फ स्टडी रही है। और इस बार 21 में मेरे प्रीलिम्स में शायद 117 या 18 नंबर थे, और जो ये 23 वाला प्रीलिम्स में, इसमें थोड़े और बेहतर नंबर है, 129 के आसपास है। और 21 में यदि मेंस में बात करें, जो मेरा जो सिलेक्शन हुआ है उसमें मेरे 379 नंबर है, और इंटरव्यू में 50 मार्क्स है। तो ओवरऑल मेरी 72 रैंक इस आधार पे बनी। चूंकि 800 नंबर का मेंस होता है हाँ। और 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, दोनों का कंबाइंड होकर आपकी रैंक बनती है, तो उस हिसाब से। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले प्रयास में आप बेंगलुरु थे और उसी टाइम पे आपने 1 महीने में एग्जाम क्लियर कर लिया प्रीलिम्स। हाँ, कह तो सकते हैं। यहाँ पर तो लोग कोचिंग कर रहे हैं तो ही उनका क्लियर नहीं हो रहा। तो आपने प्रीलिम्स की पढ़ाई ऐसे कैसे की कि आपका 1 महीने में और प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर हो गई? तो ये सब कैसे हाँ, पॉसिबल है? आप थोड़ा अपनी स्ट्रेटेजी को बताइए, बुक लिस्ट थोड़ी बता दीजिए। बिल्कुल। अब मेरे हिसाब से वही प्रीलिम्स का एग्जाम वही मैंने थोड़ा स्मार्टली प्रिपेयर किया था, क्योंकि उसके बाद तो इतना नॉलेज बेस हो गया था कि बिना पढ़े प्रीलिम्स दो तो भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे वही चीजें आप रिपीट होती है। रिपीट होती है। उस टाइम पे मैंने काफी प्लान किया था। जैसे प्लानिंग की शुरुआत, मैं कोई भी चीज करने से पहले थोड़ा सा प्लान कर लेता हूँ, एक दिन उस पर खर्च कर देता हूँ। तो मैंने 2018 को प्रीलिम्स था, तो उससे पहले मैंने 2013 में ये सिलेबस नया इम्प्लीमेंट हुआ, उससे पहले आरएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो मैंने 2015 में एक पेपर हुआ था, 16 में पेपर हुआ था, इन सब के पुराने पेपर्स लिए थे। उनको मैंने हर सब्जेक्ट में मैंने एक एक्सेल सीट बनाई थी, क्योंकि उस टाइम कंप्यूटर पे भी काम होता था, ज़्यादातर काम। तो मैंने उस पर मेरे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे एक एक्सेल सीट बनाई थी। उसमें हर सब्जेक्ट से कितने सवाल आ रहे हैं और हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको फोकस एरियाज आरपीएससी के पता चल जाते हैं कि यहाँ यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं शायद 2-3 एग्जाम्पल एग्जैक्टली बता सकता हूँ। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि राजस्थान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2-3 पन्ने का काम है, उसमें से 3-4 सवाल आते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में कुछ ही सवाल है, कुछ फॉर्मूले हैं, वो याद कर लो और आपकी मैथ्स यदि थोड़ी ठीक है तो वहां नंबर आ जाएंगे। क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड का था तो आसानी से हो जाती थी। और राजस्थान ज्योग्राफी में जैसे आप बुक लिस्ट की बात मैंने अभी बताया, मानचित्रावली, उसको मैं मेंस के लिए तो सजेस्ट नहीं करूंगा, पर प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि आप मैप बेस्ड पढ़ो कि बनास नदी इधर से निकलती है, यहाँ यहाँ से बहते हुए वहां गिरती है। अब देखो, बनास पे आपको कोई भी सवाल पूछ ले कि उसका उद्गम कहाँ है, कौन कौन से जिलों से गुजर रही है, उसकी सहायक नदियां कौन सी है, कहाँ गिर रही है, तो मैप से आपकी पिक्चर क्लियर हो जाती है। ठीक है। तो और फिर उसमें मैंने वही, जैसे मैंने 2018 के अटेम्प्ट में राजस्थान का हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर कंप्लीटली छोड़ दिया था। मतलब कंप्लीटली छोड़ दी? कंप्लीटली छोड़ दिया था। मॉडर्न, मेडिवल, एंशियंट हिस्ट्री और राजस्थान का कला संस्कृति मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मेरा सिलेक्शन हो गया प्री में। उसके बाद मैंने सोचा कि अब जॉब छोड़नी चाहिए मेंस के लिए। तो मैं जब यहाँ आया जयपुर, तो मेंस में 1 महीना बचा था उस टाइम। ठीक है, तो मैंने स्प्रिंग बोर्ड में टेस्ट देने शुरू किए। मैंने कहा कुछ टेस्ट लिखते हैं। और मेरे से सिलेबस तो हो नहीं रखा था, तो बड़ी बेइज्जती वाली रैंक आती थी, पीछे से ही, नीचे से ही आती थी रैंक मेरी हमेशा। पर वो कुछ टाइम के लिए एग्जाम आगे बढ़ गया उस टाइम, फिर जून में हो गया, जो दिसंबर के आसपास होना था। तो मुझे 4-5 महीने मिल गए। फिर भी टेस्ट में मेरी परफॉर्मेंस उस टाइम बहुत अच्छी नहीं थी।
ठीक है, पर हाँ मैं थोड़ा डिमोरलाइज नहीं हुआ, मुझे पता था मैंने कई सारी चीज़ें कर नहीं रखी है। तो ऐसा होता था कि मैं पेपर वन देने जा रहा हूँ और मैंने इकोनॉमी पढ़ रखी है और राजस्थान हिस्ट्री नहीं पढ़ रखी है, तो राजस्थान हिस्ट्री में एग्जामिनर कमेंट्स लिखते थे कि बेटा पढ़ के आया करो। अब उनको पता नहीं था कि बेटे से अभी सिलेबस हुआ ही नहीं है पहली बार भी। तो वो इंटरेस्टिंग जर्नी थी, मेंस क्लियर भी हो गया। इंटरव्यू के टाइम मैंने राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ी थी, मैंने सोचा कुछ पूछ ले कि ये महाराणा प्रताप जी ने क्या क्या किया है, तो यही पता ना हो तो इंटरव्यू सीधा बाहर कर देंगे। हाँ। तो हाँ वो थोड़ा सा अटेम्प्ट इंटरेस्टिंग था, और वो बना शायद इसीलिए क्योंकि जब आपके पास कम समय होता है ना, वो बिल गेट्स कहते हैं कि सबसे लेजी लोग होते हैं ना वही सबसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालते हैं, वो कोई स्मार्ट वे निकालते हैं क्योंकि उनको पता है कि अपने को काम इससे ज्यादा करना नहीं है। ये तो उसको उनको फिर उसी ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ स्कीम निकाल देते हैं, जुगाड़ निकाल देते हैं काम करने का। तो आप लेजी हैं? आ, लेजी तो मतलब मैं थोड़ा कम पढ़ता हूँ, जितने लोग पढ़ते हैं शायद मेरी एवरेज स्टडी आवर्स होते हैं। कितने कितने? मैं 7 से 8 घंटे दिन को पढ़ता हूँ। 7 से 8 घंटे? ये इतना भी नहीं पढ़ते लोग तो। हाँ अब देखो, इतना भी नहीं पढ़ते तो गलत है शायद, क्योंकि 24 घंटे होते हैं। पर हाँ 8-9 घंटे, 7-8 घंटे, कोई 10 घंटे पढ़ लेता है तो इतना स्टडी हो जाए। आपको वो 15-16 घंटे लोग बातें करते हैं ना हम्म। कि वो सब जरूरी नहीं है। क्योंकि एग्जाम भी काफी लंबा प्रोसेस होता है, 3 साल तक इतनी मेहनत को सस्टेन करना मुश्किल होता है। फिर फिजिकली मेंटली प्रॉब्लम्स फिजिकली आती है। मेंटली, और आप फिर फालतू के दबाव में भी आते हो। हाँ। ओके सर, जैसा कि आपने प्रीलिम्स के लिए काफी अच्छे तरीके से बता दिया, अगर वो कोई चीज फॉलो करता है बुक्स को और आपने जो चीज बताई है स्ट्रेटजी, तो उनका वो प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो सकता है। अब मैं चाहूंगा आप मेंस के लिए बताएं बुक लिस्ट और वो स्ट्रेटजी ये सब। देखो मेंस एग्जाम जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है, और वो आपसे आपके विचार मांगता है कि आप इस सवाल के बारे में क्या विचार रखते हो और वो लिखे। तो सबसे जरूरी चीज है कि आप जो दुनिया में आसपास में घटित हो रही है चीजें, उससे आप अवेयर होने जरूरी है। राजस्थान में राजस्थान की सरकार में क्या हो रहा है, भारत में भारत की सरकार में भारत की फॉरेन पॉलिसी में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या हो रहा है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, उसको सबसे बेसिक क्राइटेरिया जो कवर करने का वो न्यूज़पेपर होता है। तो Okay. न्यूज़पेपर की हैबिट के मैंने कई बच्चों को देखा है जो 2-2 3-3 साल से कोचिंग कर रहे हैं, उनको मैं बेसिक सवाल पूछ लूँ कि भारत अमेरिका रिश्तों पे आप 2-4 मिनट बोल दीजिए, तो उनको वो नहीं आता है। ये तरीका बिल्कुल एग्जाम की तैयारी करने का नहीं। यानी बेसिक मतलब नॉलेज तो होनी चाहिए। हाँ, और बेसिक नॉलेज आपको न्यूज़पेपर से ही आती है। आप चाहे इंग्लिश के स्टूडेंट्स हो तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, हिंदी के हो तो दैनिक जागरण पढ़ लो, या भास्कर पत्रिका, जो भी आपको अच्छा लगे उसके एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ो। उससे कई सारे मेंस के सवालों में हेल्प होती है इनडायरेक्टली। अब मेंस की स्ट्रेटेजी में एक तो ये हो गया आपका कि करंट अफेयर्स और ऑल अराउंड आप अवेयर होने चाहिए। दूसरी बात है आपकी आंसर राइटिंग। आपको कंटेंट पहले बनाना पड़ेगा, पर उसके साथ साथ आपको आंसर राइटिंग की टेक्निक्स भी आएगी, वो आएगी प्रैक्टिस से। और आपको ऐसा पीयर ग्रुप होना चाहिए, आपके ऐसे मित्रगण होने चाहिए जो खुद प्रैक्टिस करते हो, उनसे आप चेक करवा सके। तो हमारा इस बार 3-4 लोगों का अच्छा ग्रुप था। फिर तीसरा फेज हो गया कि आप पढ़ें क्या मेंस के लिए। तो यदि अपन पेपर वाइज देखें तो पेपर वन में जैसे 3 पोर्शन होते हैं, यूनिट 1, 2, 3। यूनिट 1 में भारत इंडिया और वर्ल्ड का हिस्ट्री और आर्ट, हिस्ट्री आता है और आर्ट एंड कल्चर भी आता है। अब इसमें थोड़ा सा आपको स्मार्टली करना पड़ेगा, बहुत लंबा पोर्शन है, ठीक है। 75 मार्क्स का है लगभग। और इसमें से जैसे इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाती है 15 एक नंबर की, तो फिर 60 एक नंबर बचता है, उसमें 30 नंबर का भारत आता है, 30 नंबर का राजस्थान आता है। और राजस्थान में भी यदि फिर देखें तो 10-12 नंबर की मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है। तो पीछे 10-12 नंबर के लिए बहुत सारी चीजें अपने को पढ़नी होती हैं। पूरा मेडिवल का इतिहास पढ़ो, सारे राजा पढ़ो, सारी कला संस्कृति पढ़ो, सारी पुरानी साइट्स पढ़ो। तो इस 10-15 नंबर के लिए लिमिटेड टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एक तो बात हो गई ये कि आप कहाँ पे कितना टाइम लें। दूसरी, अब बुक लिस्ट, जैसे आपने बुक लिस्ट को हम मेरे हिसाब से अगले क्वेश्चन में ले सकते हैं कि पेपर वाइज अपन बुक लिस्ट क्या रखें। अब पेपर वन का जो पोर्शन 2 है वो इकोनॉमी है। इकोनॉमी के सवाल काफी करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, सरकारी योजनाएं पूछ लेते हैं। फिर पेपर 2 में साइंस और एथिक्स है। पेपर 2 लोग स्कोरिंग कहते थे, इस बार तो वैसे स्कोर नहीं हुए, काफी टाइट मार्किंग हुई है। वहाँ पे ज्योग्राफी भी है, तो ज्योग्राफी में आप मैप्स वगैरह बना सकते हो। साइंस है वो राजस्थान बोर्ड की किताबें या एनसीईआरटी की किताबों से ज्यादातर पूछी जाती है। पेपर 3 में इस बार काफी अच्छे स्कोर्स हैं, पॉलिटी में अच्छे नंबर्स आए हैं लोगों के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे नंबर्स आए हैं। और पेपर 3 का जो लास्ट वाला पोर्शन है, लॉ, बिहेवियर और ये स्पोर्ट्स एंड योगा,
इसमें थोड़े से कम मार्क्स, टाइट मार्किंग होते हैं। लॉ में आपसे वो लॉ की डेफिनेशंस एक्सपेक्ट करते हैं, इतनी अच्छी मार्किंग नहीं आती। पेपर 4 इस बार भी स्कोरिंग रहा है, पिछले बार जितना तो नहीं, पिछले बार तो पेपर 4 में जिसके नंबर आ गए उनकी बहुत ही बढ़िया रैंक बन गई थी। इस बार आए हैं नंबर 110 के नीचे ही है ज़्यादातर मार्क्स। सबके। जी। ओके, सो अब आप बुक लिस्ट के बारे में बता दीजिए कि लाइक ये बुक पढ़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको बुक्स में। सर उधर। जी। तो यदि अपन बुक लिस्ट की बात करें तो राजस्थान के हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए सबसे बेसिक बुक्स जो राजस्थान की 9th और 10th की किताबें आती है, राजस्थान बोर्ड की नई किताबें आई हैं वो, और राजस्थान अध्ययन की जो पुरानी 4 किताबें हैं, वहां से शुरू करना चाहिए। फिर आप कोई ऑथेंटिक बुक एक आधी ले सकते हो, जैसे साहित्य, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति की, वो आप रेफर कर सकते हो। भारत के लिए मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा जरूरी है, वहाँ पे स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ सकते हो। आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 11 की एनसीईआरटी आती है फाइन आर्ट की, वो एक अच्छी किताब है। वर्ल्ड हिस्ट्री को आप किसी भी कोचिंग के नोट से कर सकते हो, काफ़ी छोटा पोर्शन है और स्कोरिंग भी है और ज़रूर करना चाहिए। अब इसका पेपर 1 का पार्ट 2 इकोनॉमी में इंडिया और भारत के इकोनॉमिक सर्वे से काफ़ी सवाल आते हैं, इस बार भी आए थे, भारत के सर्वे से भी आए थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान करके एक सवाल आया था 10 नंबर का, जो पूरा का सर्वे से एज इट इज था। और कुछ सवाल बजट से भी आ जाते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमिक करंट अफेयर्स बेस्ड ज़्यादा होता है मेंस का। और इसका जो पोर्शन 3 है उसमें एक तो सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र, दूसरा मैनेजमेंट है और तीसरा अकाउंटिंग ऑडिटिंग है। तो सोशियोलॉजी की कोई स्पेसिफिक ऐसी बुक्स है नहीं, बेसिक चीज़ें होती हैं, ट्राइबल्स की समस्याएं या जाति व्यवस्था वगैरह, किसी भी कोचिंग के नोट से पढ़ सकते हैं आप। मैनेजमेंट आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसमें कुछ ऐसे भी हैं स्टार्टअप्स के बारे में, तो वो आप गूगल से और करंट की चीज़ों से देख सकते हैं। अकाउंटिंग ऑडिटिंग के लिए मैंने इस बार कोचिंग नोट्स के अलावा जो ये अपना इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के जो एमए के कोर्स आते हैं, उसके कुछ चैप्टर्स है जहाँ से सिलेबस ठीक ठाक मैच करता तो है। वो आपने कहाँ से लिया? वो काफ़ी सारे टॉपिक है, जीरो बेस्ड बजटिंग वगैरह, और ये टॉपिक वहाँ से, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा। आप इग्नू टाइप करो, इग्नू एमए, और वो टॉपिक टाइप कर दो, आपको ऑनलाइन वहाँ से वो चैप्टर डाउनलोड, वही चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है? आपको एमए का पूरा कोर्स नहीं करना है, जो टॉपिक अपने सिलेबस में दिया है वही आपको करना है। अब पेपर 2 पे आते हैं, तो पेपर 2 में एथिक्स में आप, एथिक्स काफ़ी डाइवर्सिफाइड चीज़ है, वहाँ पे धर्मेंद्र सर के नोट्स ठीक आते हैं, वो पहले पतंजलि में पढ़ाते थे। और साइंस में तो आपको ज़्यादातर स्टिक करने की जरूरत है, राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी दोनों की किताबें लगभग सेम है। अब राजस्थान में भी एनसीईआरटी चलती है, 9th और 10th की किताबें, उससे आप नोट्स बना लो। मैंने नोट्स उसी से बना लिए थे, ज़्यादातर सवाल उसी से आए थे। टेक्नोलॉजी अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड आती है, आप विजन आईएएस की जो टेक्नोलॉजी की मैगजीन आती है उससे आप कर सकते हो, या किसी कोचिंग के नोट से भी हेल्प ले सकते हो। और ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी की जो 11th-12th की किताबें हैं वो अच्छी है। इसके अलावा कोई भी किताब ज्योग्राफी की आप एक आधी रेफर कर सकते हो। राजस्थान ज्योग्राफी के कोचिंग के नोट्स भी ठीक ठाक अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हो। पेपर 3 में पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत अच्छी किताब है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, चूंकि मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, तो लक्ष्मीकांत जी की किताब आती है, उसके 5-6 चैप्टर्स हैं जो अपने सिलेबस में है। हिंदी मीडियम वालों के लिए राजस्थान बोर्ड की 11th या 12th की किताब है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सारा कवर है। और पेपर 3 का जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में स्पोर्ट्स एंड योगा का पोर्शन जो है, उसमें बहुत अजीब से सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में भी उन खिलाड़ियों के पूछ लिए जाते हैं जिनका नाम कभी सुना ही नहीं हो, तो वो थोड़ा सा आपको करंट अफेयर्स से या किसी कोचिंग से कर लेना, ज़्यादा माथापच्ची की जरूरत है नहीं उसमें। नंबर मुझे तो हर बार कम ही आए हैं। बिहेवियर में अच्छे नंबर आते हैं, एनसीईआरटी से आप कर सकते हो। एनसीईआरटी से क्वेश्चन एग्जैक्ट एज इट इज भी आती है, पिछली बार भी आए थे, इस बार भी एनसीईआरटी से सवाल आए थे बिहेवियर के, व्यवहार के। और जो लॉ है, लॉ वाला पोर्शन, कुछ एक्ट्स है उसमें, कहीं से भी कर लो आप, किसी कोचिंग के नोट से कर लो, या एक्ट ही डाउनलोड कर लो। एक्ट आप वो टाइप करोगे गूगल पे तो वो एक्ट ही डाउनलोड हो जाएगा। यदि एक्ट छोटा है, जैसे आरटीआई एक्ट ही है, उसमें एक्ट में ही आप हाईलाइट कर सकते हो। ओके। और पेपर 4 में किताबें मेरे हिसाब से सबको पता है, राघव प्रकाश लोग पढ़ते हैं, बीके रस्तोगी पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है वहाँ पे प्रैक्टिस की। आप किसी अच्छे टीचर से आंसर लिख के चेक करवाइए। मान लो आप ऐसे लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं, जब तक आप किसी हिंदी के टीचर से उसको चेक नहीं कराएंगे तब तक आपको उसमें एरर्स का पता नहीं चलेगा। तो कोचिंग्स में जब टेस्ट सीरीज होती है, पेपर 4 पे थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। तो मैंने एक अलग जगह से पेपर 4 के लिए टेस्ट दिए थे, वहाँ लगभग मैंने पेपर 4 के स्पेसिफिकली 10-15 टेस्ट दिए थे, तो उसके कारण स्कोर भी अच्छा रहा पेपर 4 का, और वो मैटर भी करता है। ओके, आपने ये जो स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट बताई ना, अगर कोई ये चीज फॉलो करेगा तो उसका आरएस क्लियर है। बिल्कुल हो सकता है। ओके, सो स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है पढ़ते टाइम पे, लाइक एक सिचुएशन आती है कि पढ़ रहे याद हो रहा है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, फिर वापस जब उसको दोबारा पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये देखा देखा सा लग रहा है, बट ऐसा नहीं लगता कि हाँ मुझे ये मैंने ये पढ़ा हुआ है, मुझे याद है, वो भूल जाते हैं उसको। तो किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म में कैसे याद रखें? देखो, 2-3 तरीके हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में याद रखने के। एक तो आप बोल बोल के पढ़ सकते हो,
ठीक है, मान लो लाइब्रेरी में नहीं पढ़ रहे हो, रूम में पढ़ रहे हो, तो बोल बोल के पढ़ो तो वो मेमोरी थोड़ी सी ज्यादा होती है। दूसरा, आप लिख के पढ़ सकते हो, लिख के पढ़ोगे तो आपके माइंड में पिक्चर रहेगी। हम्म। और सबसे बेस्ट है आप डिस्कस करके पढ़ो, जैसे मेरी ये आदत रही थी। फ्रेंड्स के साथ। हाँ, फ्रेंड्स के साथ। फॉर्चुनेटली हम लोग साथ ही पढ़ते थे, तो हम कई सारे टॉपिक साथ में ही पढ़ते थे। जैसे वो होता नहीं कि वो बाँच रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, तो ऐसे ही डिस्कस करके पूरा टॉपिक होता था। फिर उसके जब आप साथ में पढ़ते हो तो कई ट्रिक्स भी बन जाती है, मतलब भले कितनी वाहियात सी ट्रिक हो पर बन जाती बन है ना। जाती है अपने लिए कई काफी। बार ऐसे होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे 10-10 पॉइंटर्स होते थे हाँ। कि ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब 10 कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऐसे तो याद नहीं रख सकते, एग्जाम के टाइम भूल जाओगे। हम्म। तो थोड़ा निमोनिक्स या ट्रिक्स वगैरह उसके बना लो, तो उससे लॉन्ग टर्म मेमोरी बन सकती है। और वैसे भूलना तो देखो स्वाभाविक है, सब भूलते हैं, वापस पढ़ना पड़ेगा, वापस रिवाइज करना तो पड़ेगा। अभी आप जैसे 2023 वाला एग्जाम दे रहे हैं, हम्म। तो वैसे आपको देखा जाए तो सब कुछ याद होगा, तो कहीं ना मैं कहीं सब भूल चुका हूँ। भूल चुके। हाँ, 2021 की अभी कॉपीज आई थी, मेरे को किसी फ्रेंड ने भेजी। मेरा वो क्वेश्चन सही भी था, उसने हिंदी के साथ कॉपी थी, कुछ युग्म शब्द था या पता नहीं क्या था। हम्म। उसने मेरे को पूछा ये सही है क्या, मैं मुझे लिटरली याद नहीं आ रहा था कि इसका सही आंसर क्या है, जबकि मैं सही करके आया था। उसके नंबर मिले हैं। हाँ, तो भूल जाओगे आप। अब 1-2 महीने रिवाइज नहीं करोगे, कोई भी चीज भूल जाओगे। भूल देखो, जाओ। रिवीजन तो जरूरी है। तो ये यदि किसी को लग रहा है ना कि मैं ही भूल रहा हूँ, तो वो बिल्कुल गलत फहमी में है, सब भूलते हैं और ओके। सब वापस पढ़ते हैं। ओके, अब मुझे आप अपनी 3 ऐसी क्वालिटी बताइए जिन्होंने आपकी आरएएस में हेल्प की है, तो वो हाईलाइट कीजिए आप। हम्म, ऐसे कोई विशेष ट्रेड्स तो मुझे नहीं लगता कोई अलग होते हैं लोगों में। एक दो चीजें मैं बता सकता हूँ। मेरी न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बहुत टाइम से रही है, तो मेरी बेसिक नॉलेज अच्छी है। मैं कई बार ऐसा होता है ना कि आप टेस्ट दे रहे हो किसी कोचिंग में, चूंकि मैं टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट रहा हूँ, कोचिंग मैंने करी नहीं, तो कुछ पढ़ के नहीं जाते, फिर भी कुछ अच्छा लिख के आते हो। वो अच्छा लिखने का जो कंटेंट है ना, वो आपको न्यूज़पेपर से, राज्यसभा टीवी से, संसद टीवी जो है अब उससे, या मैं इंडियन एक्सप्रेस ज़्यादा पढ़ता हूँ या एडिटोरियल्स पढ़ता हूँ, तो आपको वो बेसिक समझ दे देता है। आपसे यदि ये सवाल पूछा जाए कि भारत में कृषि को, एक सवाल आया भी था कि आय को, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, तो अब देखो ये कॉमन सेंस वाला सवाल है। हम्म। मेरे हिसाब से जिसका खुला दिमाग है ना, वो आराम से इसका आंसर फ्रेम कर सकता है। भाई, आप किसानों को इनपुट लेवल पे कुछ हेल्प दोगे, उनको बीज दो, अच्छा उनको सिंचाई के साधन प्रोवाइड करो। उसके बाद उनको आप अच्छा फर्टिलाइजर दोगे, पेस्टिसाइड्स, उनकी बीमारियां कुछ हो रही है फसलों में, उसके लिए कुछ समाधान दोगे। फिर फसल एक बार ले ली तो आप उनके फसल के अच्छे भाव दोगे। तो तीनों स्टेज पे आप थोड़ा सा सोचें तो आपको स्कीम्स भी याद आ जाएगी कि कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है। गवर्नमेंट ने दे रखी है। गवर्नमेंट ने दे रखी है, हर लेवल पे दे रखी है, मार्केटिंग के लिए अलग है, फर्टिलाइजर पे अलग है, सब सब पे हैं। ठीक है, सब पे है। तो वो, तो एक ये न्यूज़पेपर वाला हो गया। दूसरा, थोड़ा ये भी फिजिकल हेल्थ का भी काफ़ी ध्यान रखा था हम। बैडमिंटन खेलते थे, लगभग रेगुलर खेलते थे, 1-1.5 घंटा डेली, एग्जाम के टाइम या कुछ भी हो, लगातार खेले थे, तो उससे भी थोड़ी रिफ्रेशमेंट मिलती है। फाइनली आपको थोड़े दिन में आपकी जॉब अलॉट हो जाएगी, ट्रेनिंग होगी। सो अब एक तरह से देखा जाए, अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अगर वहां से यहाँ तक का सफर तय करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? 2 शब्द उनके लिए वहां देख के। देखो, अब यहाँ पे दो प्रकार के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। एक तो वो है जो अगले प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे, एक वो है जो ये आने वाला मेंस है उसकी कर रहे हैं। दोनों के लिए देखो सेम मैसेज यही है कि थोड़ा सा प्रोसेस ये लंबा होता है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम आगे बढ़ जाता है। जैसे इस बार भी एग्जाम आगे बढ़ा, तो कई लोग जिनकी अच्छी प्रिपरेशन थी उनको बुरा लगा होगा, ठीक है, पर आप कंटिन्यूटी इस पे बरकरार रखिए, टेस्ट लिखते रहिए, ठीक है, रिवीजन वापस करते रहिए। और जो आपके सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं, उनसे थोड़ा गाइडेंस लीजिए। और थोड़ा सा अपना रूटीन भी अच्छा रखिए, अपनी खाने पीने का और हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखिए। आपको रनिंग वनिंग और थोड़ी चीज़ें ये कर लेनी चाहिए। ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, और एग्ज़ाम को एक मतलब लाइटली आप लोगे, पार्ट ऑफ लाइफ लोगे, तो आराम से हो जाएगा क्लियर। कोई उधर से इधर आने की जर्नी, कोई यहाँ से यहाँ आए हैं वो अपने जैसे ही लोग हैं। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी ढाणी में ही रहता हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई तोफ खान लोग इधर आते हैं, अपने जैसे ही लोग आते हैं। तो आप भी आ जाओगे एक दिन, आराम से आ जाओगे। और सबको शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर, बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। सो आई होप अब आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ज़्यादा कुछ तो मैं क्या ही बोलूँ, सर ने सब कुछ आपको बता दिया है। और अगर आप आरएस के और इंटरव्यूज देखना चाहते हैं तो हमने, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, हमने वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा दिया है। सो आई होप अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।